कि सेकंड मैसेंजर्स क्या होता है, सेकंड मैसेंजर सिस्टम डिफरेंट है, वो हम डिस्कस करेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी टारगेट सेल है, लेट्स सपोज ये है, इसके ऊपर किसी भी हार्मोन ने आके एक्शन करना, तो वो क्या करता है, अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है। इसके बाद क्या होता है कि सेल के अंदर केमिकल कैस्केड्स एक्टिवेट होती हैं जो कि डिजायर्ड रिस्पॉन्स जनरेट करवाती हैं। लेकिन अब होता क्या है कि यहाँ पे हार्मोन का काम क्या होता है कि आके रिसेप्टर को जस्ट एक्टिवेट कर देना। लेकिन इसके बाद जो बाकी कैस्केड चलानी है, इसके लिए भी तो हमें कोई ना कोई केमिकल सब्सटेंस चाहिए। तो ये जो सेल के अंदर ही एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो रिसेप्टर के एक्टिवेट होने के बाद केमिकल कैस्केड्स चलवाता है और डिजायर्ड रिस्पॉन्स जनरेट करवाता है। क्योंकि ये हार्मोन के एक्टिवेट करने के बाद एक्टिवेट होता है, तो इसलिए इसको कहते हैं सेकंड मैसेंजर्स कहते हैं। अब देखें, ये टारगेट सेल है, इसने कोई भी रिस्पॉन्स जनरेट करना है, इसके लिए लाइगेंड या हार्मोन आएगा, वो मैसेज लेके आया कि ये रिस्पॉन्स चाहिए। लेकिन वो उसने किया कि आके रिसेप्टर को एक्टिवेट करके उसका एक्शन खत्म हो गया, तो वो फर्स्ट मैसेंजर के तौर पे लाइगेंड खुद एक्ट कर रहा है। और उसके बाद जो बाकी की केमिकल कैस्केड सेल के अंदर चली गई और डिजायर्ड रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, इसके लिए रिक्वायर होता है, सेकंड मैसेंजर रिक्वायर होता है। अब इसकी एग्जांपल्स क्या है सेकंड मैसेंजर? सबसे पहले हमारे पास कैल्शियम एक्ट कर सकता है एज अ सेकंड मैसेंजर। कैल्शियम कालमोडोलिन कॉम्प्लेक्स होता है, कैल्शियम कालमोडोलिन, ये मैं अभी आपको सिस्टम पढ़ाता हूँ। उसके बाद साइक्लिक एएमपी हो सकती है, IP3 हो सकता है, डैग हो सकता है, ठीक है, डाइएसाइल ग्लाइसरोल, ये एक्ट कर सकता है एज अ सेकंड मैसेंजर। अब डिफरेंट सेकंड मैसेंजर सिस्टम जो हमारी गाइडलाइन में मेंशन किए गए, मैं आपको वो बता देता हूँ कि ये कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एडेनालाइल साइक्लेज साइक्लिक एएमपी सेकंड मैसेंजर सिस्टम। अब इस सिस्टम को समझना इंतहाई आसान है। मैंने ऑलरेडी अगर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर मैंने जब पढ़ाए थे तो उसमें इसका सारा मैकेनिज्म बताया था, सारा वही है। अगर किसी ने नहीं देखा हुआ तो पहले वीडियो देख ले ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। अब होता क्या है कि यहाँ पे पहली बात है, सेकंड मैसेंजर हमारे पास होगा, नाम से दायरे साइक्लिक एएमपी। अब होता क्या है, मैं बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म आपको बता रहा हूँ। होता क्या है कि बॉडी के अंदर पड़े होते हैं डिफरेंट एंजाइम। आप यहाँ से स्टार्ट करें। हमें लेट्स सपोज कोई भी रिस्पॉन्स चाहिए तो उसके लिए हमारे पास सेल में क्या होता है, एंजाइम रिक्वायर होते हैं। लेकिन एंजाइम जो होते हैं ना, मोस्टली हमारे पास पड़े होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में। इनको एक्टिव करने के लिए क्या रिक्वायर होती है, फास्फोरिलेशन की ज़रूरत होती है। और ये जो फास्फोरिलेशन होती है ना, ये इनकी डिपेंड करती है प्रोटीन काइनेज ए पे, ठीक है। और प्रोटीन काइनेज ए इटसेल्फ फास्फोरिलेट इन जो इनएक्टिव एंजाइम पड़े हैं सेल के अंदर, इनको उस वक्त ही एक्टिवेट कर सकता है जब ये खुद एक्टिव हो। और प्रोटीन काइनेज ए कैसे एक्टिवेट होता है, ये एक्टिवेट होता है साइक्लिक एएमपी से। ये मैंने जनरल आपको ओवरव्यू दिया। तो आप खुद देखें यहाँ पे क्या है। स्टार्ट में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये रिसेप्टर जब इसके ऊपर आके लाइगेंड बाइंड करता है तो क्या होता है कि ये जो जी प्रोटीन है इंट्रासेलुलर पार्ट के साथ अटैच होती है, अल्फा यूनिट अलग होता है। और अल्फा यूनिट मैंने बताया था किसी मेम्ब्रेन के एंजाइम के साथ जाके एसोसिएट हो जाता है और उसको एक्टिवेट करता है। यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो कौन सा होगा, एडेनालाइल साइक्लेज। जब ये एक्टिवेट होगा तो ये एक्टिवेट होकर क्या करेगा, एटीपी की ब्रेकडाउन करवाएगा इनटू द साइक्लिक एएमपी। अब साइक्लिक एएमपी मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि क्या करती है। साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट कुछ एंजाइम पड़े होते हैं हमारे पास सेल के अंदर, इनका नाम क्या होता है, प्रोटीन काइनेजेस। ये प्रोटीन काइनेज ए को इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में बदल देती है। जब प्रोटीन काइनेज ए एक्टिव फॉर्म में आता है तो ये क्या कर सकता है कि सेल के अंदर जितने भी एंजाइम पड़े हैं, जितनी भी प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में पड़ी है, उनको फास्फोरिलेट करके एक्टिवेट कर देता है। तो जब ये एक्टिवेट हो गया तो हमारे पास सेलुलर रिस्पॉन्स आएगा। तो वही समराइज कर दिया कि सेलुलर रिस्पॉन्स के लिए हमें चाहिए थी प्रोटीन जो कि इनएक्टिव थी, और उनको एक्टिवेट करने के लिए क्या किया कि लाइगेंड ने आके साइक्लिक एएमपी प्रोड्यूस करवाई एडेनालाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करके। एडेनालाइल साइक्लेज ने जब साइक्लिक एएमपी प्रोड्यूस की तो उसने क्या किया, साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेजेस को एक्टिवेट किया। और प्रोटीन काइनेजेस ने क्या किया, प्रोटीन काइनेजेस ने फिर इनएक्टिव प्रोटीन्स को एक्टिवेट करके सेलुलर रिस्पॉन्स जनरेट करवाई। अब ये सेलुलर रिस्पॉन्स डिफरेंट सेल में डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि अगर थायराइड सेल है तो उसकी सिक्रीटरी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, मसल का सेल है तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगी, ग्लैंड का सेल है उसमें क्या हो जाएगा, ग्लैंडुलर एक्टिविटी उसकी बढ़ जाएगी। हमारे पास ये जो सिस्टम है ज़रूरी नहीं कि ये ऑलवेज एक्टिवेट हो। अगर ये जी प्रोटीन इनहिबिटरी होती तो क्या होता है कि जब अल्फा यूनिट जाके इस मेम्ब्रेन के एंजाइम के साथ एक्टिवेट बाइंड किया था तो एडेनालाइल साइक्लेज एक्टिवेट होने की बजाय इनहिबिट हो जाना था। जब ये इनहिबिट होता तो ये सारी कैस्केड नहीं चलनी थी, एटीपी की ब्रेकडाउन ना होती, साइक्लिक एएमपी ना बनता। साइक्लिक एएमपी ना जब बनता तो प्रोटीन काइनेज इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में आता ही ना। जब ये एक्टिव फॉर्म में ना आता तो ये जो इनएक्टिव प्रोटीन सेल में पड़ी थी इनकी फास्फोरिलेशन ही ना होती और अल्टीमेटली सेल रिस्पॉन्स ना आता। अब दूसरा सेकंड मैसेंजर सिस्टम है फास्फोलाइपेज सी जो है सेकंड मैसेंजर सिस्टम है। ये इंतहाई आसान है। होता क्या है कि कोई भी रिसेप्टर आता है, ठीक है, लेट्स सपोज पेप्टाइड हार्मोन है, इसने आकर रिसेप्टर के साथ बाइंड किया। जब रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जी प्रोटीन एक्टिवेट होगी। जी प्रोटीन क्या करेगी, फास्फोलाइपेज सी जो कि रिसेप्टर के साथ ही एसोसिएटेड एंजाइम मेम्ब्रेन का एंजाइम है ये एक्टिवेट होगा। जब फास्फोलाइपेज सी एक्टिवेट होगा तो ये मेम्ब्रेन में पड़े फास्फोलिपिड्स की ब्रेकडाउन करवाना शुरू कर देगा। फास्फोटाडाइल अनोसिटोल बिसफास्फेट ये इसकी ब्रेकडाउन IP3 और डैग में करवाएगा। अब यहाँ पे आपने इंपॉर्टेंट बात याद रखनी कि सेकंड मैसेंजर क्या है, डैग है और IP3 है। लेकिन सेकंड मैसेंजर जो साइक्लिक एएमपी वाले पाथवे में था, साइक्लिक एएमपी इटसेल्फ था। अब ये दोनों सेकंड मैसेंजर डिफरेंट तरह एक्ट करेंगे। IP3 माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन पे एक्ट करेंगे और कैल्शियम इनसे, आपको पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम स्टोर होता है
तो यहाँ से कैल्शियम निकलवा के साइटोसोल में कैल्शियम का लेवल बढ़ाएंगे, और कैल्शियम आपको पता है अगर बढ़ रही है तो क्या हो सकता है, काफ़ी सारे एंजाइम को एक्टिवेट कर सकता है, काफ़ी सारी सेलुलर रिस्पॉन्स में ये इन्वॉल्व होते हैं। जबकि डैग जो बच गया ये क्या करता है, ये एक अनदर एंजाइम को एक्टिवेट करता है, प्रोटीन काइनेज सी को इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में। जब प्रोटीन काइनेज सी एक्टिवेट होता है तो ये क्या करता है, ये अगेन प्रोटीन की फॉस्फोरिलेशन करवाता है, इनएक्टिव प्रोटीन जितनी भी पड़ी थी एंजाइम वगैरह, तो सेलुलर रिस्पॉन्स जनरेट होता है। अब दो आपने डिफरेंट जो बातें याद रखनी है, इसको डिफरेंशिएट कैसे करना है साइक्लिक एमपीसी के। एक तो यहाँ पे सेकंड मैसेंजर डैग और IP3 है, दूसरा इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से माइटोकॉन्ड्रिया से कैल्शियम निकला, और तीसरा आपने ये कंफ्यूज नहीं करना कि प्रोटीन काइनेज ए था ना, ए से याद है साइक्लिक एमपी याद रखें, तो साइक्लिक एमपी सिर्फ प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करती है, जबकि प्रोटीन काइनेज सी का अगर पूछा जाएगा इसको कौन एक्टिवेट करता, तो आपने याद रखना इसको डैग ने एक्टिवेट किया था। तो इस तरीके से ये सिस्टम वर्क करता है। बताता हूँ कि कैल्शियम कॉलमोडुलिन कम्प्लेक्स सेकंड मैसेंजर सिस्टम क्या होता है। ये इंतहाई आसान है, आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे होंगे, बिल्कुल आसान है। होता क्या है कि सेल है, ये टारगेट सेल है, ये इसके ऊपर चैनल इसकी मेम्ब्रेन में पड़े हुए, उनको कहते हैं कैल्शियम चैनल। अब होता क्या है कि इसमें जो सेकंड मैसेंजर के तौर पर कौन एक्ट कर रहा होता है, कैल्शियम कॉलमोडुलिन कम्प्लेक्स होता है। ये बनता कैसे कि जब कैल्शियम सेल के अंदर है, कैल्शियम सेल के अंदर कब आता है, अब दो काम हो सकते हैं, या तो कोई हार्मोन आया आके अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करे जिसकी वजह से कैल्शियम चैनल ओपन हो और कैल्शियम आ जाए इनसाइड, या क्या हो कि सेल की मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो, कैल्शियम चैनल ओपन हो, कैल्शियम इनसाइड आ जाए। अब डीपोलराइजेशन या रिसेप्टर के ऊपर हार्मोन के बाइंड करने की वजह से कैल्शियम चैनल ओपन हुए, कैल्शियम इनसाइड आया। अब अंदर एक प्रोटीन पड़ी हुई थी जिसका नाम होता है कॉलमोडुलिन। कॉलमोडुलिन के साथ 4 मॉलिक्यूल कैल्शियम के बाइंड करते हैं और एक कम्प्लेक्स बनता है कैल्शियम कॉलमोडुलिन कम्प्लेक्स। अब बिल्कुल साइक्लिक एमपी जैसे कर रही थी, IP3 वगैरह कर रहे थे, जैसे डैग ने प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट किया था, इस तरह ये डिफरेंट एंजाइम को एक्टिवेट कर सकती है, मेनली मायोसिन लाइट चेन काइनेज। हम पढ़ा है ना फर्स्ट ईयर में पढ़ा है हमने लाइट चेन काइनेज। आपको पता है कि जब मायोसिन लाइट चेन काइनेज एक्टिवेट हो जाता है, जब इसकी फास्फोरिलेशन होती है, तो क्या होता है कि मायोसिन लाइट चेन काइनेज कैल्शियम कॉलमोडुलिन कम्प्लेक्स उसको जाके फास्फोरिलेट करता है, तो मायोसिन लाइट चेन काइनेज होता है ये एक्टिवेट होता है। और काइनेज का मतलब क्या होता है कि ये फास्फोरिलेट कर सकता है, तो ये फिर क्या करता है, ये लाइट चेन ऑफ द मायोसिन उनको फास्फोरिलेट करता है, और जब मायोसिन की लाइट चेन की फास्फोरिलेशन होती है तो आपको पता है एक्टिन मायोसिन बाइंड करती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो ये सारा सिस्टम है। अच्छा जी, अब यहाँ पे स्टीरॉयड हार्मोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, कोई नई चीज़ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, वही बात जो मैंने अभी आपको इंट्रासेलुलर मैकेनिज्म बताया था कि उसी तरह स्टीरॉयड हार्मोन आएगा, लेट्स सपोज एल्डोस्टेरोन है, वो अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा साइटोप्लाज्म में, उसके बाद रिसेप्टर हार्मोनल कम्प्लेक्स सेल में जाएगा और उसी तरह जाके जीन्स डिफरेंट जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करेगा, मैसेंजर RNA बनेंगे, ट्रांसलेशन ऑफ अल्टीमेटली सेलुलर रिस्पॉन्सेज जनरेट करवा देगा। तो ये स्टीरॉयड हार्मोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन 3-4 पॉइंट लिखे हुए हैं, ये बहुत ही आसान है, जस्ट यही है, कोई नई चीज़ नहीं है। अच्छा जी, अब लास्ट में ये थायराइड हार्मोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, बस इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि ये मैंने बताया था लिपोफिलिक हार्मोन सारे इसी तरह ही एक्ट करते हैं। अब सिंपल सी बात है कि थायराइड हार्मोन भी इसी तरह का इंट्रान्यूक्लियर रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा और अल्टीमेटली न्यू प्रोटीन्स बनवाएगा। लेकिन इसमें 2 पेक्युलरिटीज़ हैं, आपने बात याद रखनी है। एक तो ये है कि थायराइड हार्मोन का एक्शन लॉन्गर होता है, इसका एक्शन जो होता है ये लार्ज, एक तो होता है कि ये प्रोलॉन्ग्ड एक्शन परफॉर्म करता है, प्रोलॉन्ग एक्शन होता है, डेज और वीक्स तक जारी रहता है, डेज और वीक्स तक। एक तो ये बात है आपने पेकुलर इसकी याद रखनी। दूसरी बात इसकी ये है कि ये लार्ज नंबर ऑफ द प्रोटीन, मोर देन 100 प्रोटीन्स की ट्रांसक्रिप्शन करवा देता है और इतनी तरह की प्रोटीन बनवा सकता है जिससे सेल्स की एक्टिविटी को क्या करवा देता है, इंक्रीज करवा देता है। तो इस तरीके से ये सारा हो गया है। अब इसके बाद ये लास्ट में टॉपिक है एक छोटा सा, मेजरमेंट ऑफ द हार्मोन कंसंट्रेशन। ये एलाइजा वगैरह ये आपके काम की नहीं है, ना ये कभी एग्जाम में आए, इसको आप ना करें, इसको छोड़ दें। ये मैंने आपको सारा चैप्टर इस वीडियो में कंप्लीट करवा, ये जो चैप्टर कंप्लीट करवा दिया। अब मैं ओवरऑल आपको जर्नल गाइडेंस बताऊँ कि अगर आपने 75 चैप्टर को सारा पढ़ लिया तो आपने इसको कैसे रिवाइज कैसे करना है। इंपॉर्टेंट चीज़ों में आपने सबसे पहले ये टेबल जो है मैंने ऑलरेडी पहली वीडियोज़ में भी बताया, इसको आपने नहीं भूलना, ये स्ट्रक्चर देख लेने। इन टेबल में से MCQs वगैरह आ जाते हैं अक्सर, टाइप्स के आपसे पूछ लेंगे। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने, अक्सर स्टूडेंट्स जो है ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतने सारे हार्मोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे याद रखें। तो इसमें आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट इस टेबल को रटा लगा लें कि साइक्लिक एमपी वाले मेजर ज़्यादातर क्वेश्चन वो साइक्लिक एमपी से ही पूछता है कि कौन से हार्मोन साइक्लिक एमपी के थ्रू एक्ट करते हैं। डेफिनेटली अगर आपको ये याद होगा, आपको पता है कि ये साइक्लिक एमपी से एक्ट करते हैं, अगर इसके अलावा कोई और हार्मोन होगा तो आपको पता होगा कि ये साइक्लिक एमपी से नहीं एक्ट करता। अब MCQ इस तरह बन जाता है। सर इस टेबल में से जो है आपने अगर इस टेबल को याद कर लिया तो आपके लिए मोर देन इनफ है, क्योंकि अगर आपको साइक्लिक एमपी वाले पता है तो डेफिनेटली आप दूसरे को खुद ब खुद एक्सक्लूड कर सकेंगे। कोई 3 ऑप्शन देके वो पूछेगा कि लेट्स सपोज इसमें से दे देगा ग्लूकागोन देगा, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कैल्सिटोनिन देके और एक साथ इंसुलिन देके पूछेगा कि इनमें से कौन सा साइक्लिक एमपी से एक्ट नहीं करता। तो आपको पता है इंसुलिन जैक स्टेट पाथवे से एक्ट करता, तो इस तरीके से आप उसका आंसर भी कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान होगा आपके लिए। यही क्वेश्चन बन सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और आपने ख़ास तौर पर ये चलो कि ये जो आपने
सेकंड मैसेंजर सिस्टम जितने आपको बताएं, और ख़ास तौर पे रिसेप्टर की टाइप्स जो बताई थी, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, इनको तो आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि ये SCQ है। रिसेप्टर्स की टाइप जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर अक्सर आ जाता है। उसके अलावा ये रिसेप्टर जो सेकंड मैसेंजर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नहीं आपने छोड़ना। साइक्लिक EMP रिस्पॉन्स है, फास्फोलाइपेज पाथवे, खासतौर पे साइक्लिक EMP। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ये सेकंड मैसेंजर और रिसेप्टर की टाइप्स इंपॉर्टेंट याद रखनी है। उसके अलावा आपने ये टेबल कर लेना ताकि कोई MCQ पॉइंट मिस ना हो। बाकी को एक बार जस्ट आप रीड कर लें ताकि कोई MCQ वगैरह पॉइंट मिस ना हो। लास्ट वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ दें। अगर कोई क्वेरी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।